सभी बच्चे ध्यान दें। जैसा कि अभी अप्रैल में हम सेकेंड पेपर या कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसके सिलेबस को काफी अपलोड किए थे यूट्यूब पर। अब यहाँ से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉलिड। ठीक है ना, ठोस। देखिए ठोस की बात करें, अच्छा इससे पहले कुछ चीजें हैं जिस पर डिस्कस कर लिया जाए कि यहाँ पर वीडियो जो है यूट्यूब पर सभी को मिलता है। इसके साथ साथ जो इसके नोट्स हैं वो घर पर बने हुए रखे हैं। जो संबंधित बच्चे हैं वो संपर्क करके जो है नोट्स ले सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे सॉलिड की बात करते हैं, ठोस की बात करते हैं। तो छोटे क्लासों में सभी बच्चे डिफिनेशंस को पढ़ते चले आए थे। सॉलिड की सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है। वे द्रव्य जिनके आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि इनके अणुओं के मध्य लगने वाला जो अंतराण्विक बल होता है, आकर्षण बल होता है, वो अत्यधिक होता है। इसके कारण क्या होता है, ये आपस में मजबूती से जकड़े रहते हैं और ये बहुत ही कठोर होते हैं। क्लियर। अच्छा देखिए, यहाँ पे ठोस का जो वर्गीकरण है उसको समझेंगे। मेन पॉइंट यहाँ से चलेंगे। जो ठोस का वर्गीकरण है वो ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर जो ठोस है उनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए दो भाग कौन कौन से हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना। तो यहाँ से दो पार्ट किए गए हैं, एक किया गया है क्रिस्टलीय और एक किया गया अक्रिस्टलीय। ध्यान रखें, जो ठोस का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, ज्यामिति के आधार पर, संरचना के आधार पर है। इनके जो वर्गीकरण किया गया है इसमें दो भागों में विभाजित किया गया, एक क्रिस्टलीय दूसरा अक्रिस्टलीय। क्लियर। अच्छा देखिए, यहाँ से क्रिस्टलीय और जो अक्रिस्टलीय है इनके बारे में कैसे समझते हैं ये भी समझ लीजिएगा। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें क्या होता है कि इनकी ज्यामिति जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है ना। और कह सकते हैं कि जो कणों की व्यवस्था होती है वो नियमित होती है। और अक्रिस्टलीय होते हैं वो ठीक एकदम इसके विपरीत होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित नहीं होती है और कणों की व्यवस्था जो है वो नियमित नहीं होती है। ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हम यहाँ से ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड को, और अक्रिस्टलीय ठोस का जो एग्जाम्पल है उसको ले सकते हैं रबर को। क्लियर। ठीक है। अच्छा ये होता कैसे है, कैसे पता है कि ये क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, ये क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसके बारे में समझने के लिए देख लीजिएगा यहाँ से। जैसे हम एक सोडियम क्लोराइड की संरचना बनाने वाले हैं, तो सोडियम क्लोराइड की संरचना बनाते हैं तो क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है ना, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। क्लियर। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से सोडियम क्लोराइड की जो संरचना बनी हुई है इनमें जो कण है वो निश्चित, मतलब क्रिस्टलीय ठोस में क्या था कि इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। अब निश्चित कैसे होती है, जैसे मान लिया यहाँ से हम सोडियम आयन की बात कर रहे हैं तो सोडियम आयन के चारों तरफ है ना क्लोराइड आयन ही दिया गया है। इसका मतलब है निश्चित है, कणों की व्यवस्था जो कैसी है, नियमित है। अच्छा यहाँ से अगर हम बात करें क्लोराइड आयन की बात करें, तो क्लोराइड आयन की बात करें तो इसके चारों तरफ क्या है कि सोडियम आयन ही उपस्थित है। ये निश्चित है, इसलिए ये कैसा हो गया, क्रिस्टलीय ठोस का हो जाएगा। क्लियर। इसका रबड़ में क्या होता है, रबड़ के लिए देखिए क्या है कि कोई एक संरचना ले लेते हैं और ये संरचना जो होती है निश्चित नहीं होती है, कणों की व्यवस्था जो है निश्चित नहीं है, तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है सुन लीजिएगा। यहाँ से देख लेंगे, जैसे रबड़ की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार मान लिया ये एक रबड़ की संरचना बनी हुई है
इस पर क्या है कि जो कण है ना, उनका क्या है, कोई भी क्रम निश्चित नहीं। ठीक है, इसके चारों तरफ देखें तो क्या है कि छोटे पॉइंट भी मिल सकते हैं, डॉट बड़े भी मिल सकते हैं। छोटे पॉइंट और बड़े पॉइंट ये सूचक हैं, और छोटे पॉइंट की बात करें तो इनके चारों तरफ ये जरूरी नहीं है कि बड़े पॉइंट ही दिए गए हो, है ना। तो यहाँ समझ सकते हैं, मतलब यादृच्छिक है, जो व्यवस्था है वो कैसी है, वो निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अकृष्य ठोस का हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ से हम कृष्य ठोस और अकृष्य ठोस के बारे में समझ पाए हैं। मेन जो टॉपिक है वो है इनमें अंतर। मेन टॉपिक है हमारा अंतर। अंतर में किसमें करना है, कृष्य ठोस और अकृष्य ठोस में ही करना है ना। कृष्य ठोस और अकृष्य ठोस जो है, इनमें अंतर लेना है। अंतर लेने के लिए देखिए क्या है कि कई गुण हैं, उन गुणों के आधार पर हम अंतर को निकालेंगे। देखिए क्या क्या गुण है, उन गुणों को समझ लेंगे जल्दी से। कृष्य ठोस और अकृष्य ठोस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अंतर के आधार पे अंतर देखते हैं, तो किसके आधार पर देखेंगे, नंबर 1 या फिर सीधे सीधे पहले ज्यामिति। सबसे पहले क्या है, इनकी ज्यामिति है। ज्यामिति के बाद हम बात करेंगे इनमें क्वथनांक व गलनांक की। क्वथनांक व गलनांक की बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दैशिकता की बात करेंगे। दैशिकता की बात करेंगे। इसके बाद देखिए और भी है पॉइंट, उनको समझते जाएंगे। दैशिकता के बाद देखिए अभी हमारे पास एक जो दिया गया है, एक कह सकते हैं कि विदलन की बात करेंगे, है ना। ऐसे विदलन की बात करेंगे, और जो 5 नंबर पर दिया गया है, और वही टॉपिक जो है तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है, शीतलन वक्र की बात करते हैं। शीतलन वक्र की बात करते हैं। ठीक है। अब देखिए शीतलन वक्र में क्या होगा, पूरी बातें समझ लीजिएगा। ज्यामिति में भी आपने पढ़ा था, स्ट्रक्चर के आधार पर देखा था कि जो क्रिस्टलीय थे उनकी ज्यामिति कैसी थी, निश्चित थी। अब कृष्णीय ठोस जो थे उनकी ज्यामिति अनिश्चित थी। क्वथनांक व गलनांक की बात करेंगे, तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो क्या होते हैं, उनके क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है, 180 पे उबल रहा है, -20 पे जम रहा है, तो मतलब ये वैल्यू क्या होगी, क्वथनांक और गलनांक जो होंगे वो क्रिस्टलीय ठोस के निश्चित होंगे। अब क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा कि ये परास में होते हैं। ठीक है ना। जैसे 20 से 40, 60 से 200, है ना, 70 से 80, ऐसे ये क्या होंगे, एक परास में होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि रबड़ की बात कर रहे हैं, या टायर को जलते हुए सभी ने देखा होगा। जब टायर जलता है तो उसमें उसका कुछ पार्ट क्या होता है, जलता है, कुछ पार्ट उसका पिघलता है, और कुछ पार्ट क्या होता है, ठोसी बना रहता है ना, उसी किसी एक निश्चित समय पर। तो ये क्या है कि इनका जो क्वथनांक व गलनांक है वो कृष्ण का और अकृष्य के बारे में समझ गए ना। कृष्ण का निश्चित होता है और उनका क्या होता है, परास होता है। दैशिकता की बात कर ले यहाँ से, तो दैशिकता के विषय में हम देखते हैं कि वही जो भी सोडियम क्लोराइड के लिए समझा था उसी के बारे में समझ लेंगे। क्या है इसमें, उसको देख लीजिएगा। दैशिकता में देखिए अभी हमने एक चर्चा बनाई थी सोडियम क्लोराइड की, तो फिर से एक बार समझ लेंगे। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, आयनिक यौगिक है ना, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ये आयनिक होता है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। चलिए यहीं पर बात कर लेते हैं। दैशिकता के आधार पर हम बात करें तो देखिए क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस, ये जो क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल है ना, तो क्रिस्टलीय ठोस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हम इस दिशा से अगर देखें तो, इस दिशा से देखें तो हमको क्या दिखता है कि इस लाइन के एक तरफ सिर्फ सोडियम आयन है, सोडियम आयन है, सोडियम आयन है, सोडियम आयन है, और इधर साइड क्लोराइड, क्लोराइड और क्लोराइड आयन है ना। यदि इस दिशा में देखें
तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर भिन्न भिन्न दिशाओं से देखते हैं तो इनमें क्या होता है कि इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि साइड आयन एक साइड आ गए, इसमें आयन जो थे नेगेटिव वाले एक साइड आ गए, पॉजिटिव वाले एक साइड आ गए। इसमें क्या है, इस साइड देखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि आप हाई स्कूल में पढ़ भी चुके थे, अपवर्तनांक के विषय पढ़ा होगा। तो अपवर्तनांक में क्या था कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, तो वहीं पर एक पॉइंट निकल के आता है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक में क्या था, एक फार्मूला था n बराबर sin c होता था। तो अपवर्तनांक का मान चेंज होता है कब, जब यहाँ से कोण बदलता है ना। तो अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है कोण के आधार पे। तो यहाँ पे भी वही दिखा रहे हैं, अगर एंगल चेंज करते हैं हम लोग यहाँ से तो क्या होता है, इनके भौतिक गुण धर्म होते हैं वो बदल जाते हैं। इसलिए होता क्या है। और इसका रबड़ की अगर बात करें, रबड़ की तो वही पॉइंट अभी जो बनाए थे रबड़ वाले, ऐसे। तो इसमें इधर साइड देखते हैं या इधर साइड देखते हैं, दोनों दिशाओं में ही क्या हो रहा है, कोई क्लियर रेशियो नहीं है इनका, है ना। कि किधर साइड ये वाले परमाणु होंगे या किस साइड ये बड़े वाले होंगे। तो कहने मतलब क्या हो गया कि इन दोनों ही दिशाओं में ये कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जिस कारण क्या होता है कि इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो एक जैसे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों दिशाओं से देखने पर इनके जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कैसे, दोनों में ही एक अंडसंड आ रहा है, इसमें भी उसमें भी, है ना। हाँ, तो मतलब ये कहने मतलब ये हो गया कि इसका भी एकदम सटीक नहीं है और इधर से देखने पर भी सटीक नहीं है ना। तो इसलिए इनको बोलते हैं, रैखिकता के आधार पर देखेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। यूं और यूं देखने पर इनमें आयन जो है वो भिन्न भिन्न आ रहा है, तो ये विषम दैशिक हो गए। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। क्लियर। अच्छा, विदलन क्या होता है, विदलन के विषय समझ लो। मतलब विदलन मतलब एक ऐसा है कि क्रिस्टलीय ठोस को अगर किसी धारदार औजार से काटे, आपने पनीर को देखा होगा, पनीर को जब काटते हैं तो क्या होता है कि जो सतह निकल के आती है, नई सतह निकल के आती है, वो कैसी होती है, चिकनी होती है ना। तो इसका तो यहाँ से ये है विदलन में कि जब क्रिस्टलीय ठोस को किसी धारदार औजार से काटेंगे तो जो सतह होगी वो चिकनी आएगी, नई सतह निकलेगी। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो सतह आएगी वो क्या होगी, खुरदरी होगी। तो ये जो होगा वो विदलन होगा। ठीक है। फिर भी एक बार बता दे रहे हैं, इसके जो नोट्स हैं वो आप मेरे घर से जो है संपर्क करके मंगा सकते हैं, सभी बच्चे। ठीक है। ज्यादातर बच्चे जानते हैं हमको, तो ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, इसी में शीतलन वक्र की बात करते हैं। शीतलन वक्र क्या होता है, अब देखना कि जैसे इसको भी चलो एक एग्जांपल के आधार पर बताते हैं। शीतलन वक्र में हम एग्जांपल ले लेते हैं भाप का। ठीक है। एक भाप का एग्जांपल लेते हैं और इसको समझ लीजिएगा कि हमने ये ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ के आधार पर समझते जाइएगा। एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पे ग्राफ दिया गया है। तो एक्स अक्ष पे जो ग्राफ है और वाई अक्ष पे दोनों दिए गए हैं एक्स वाई पर। तो इनमें क्या है कि समझ लीजिएगा, एक्स अक्ष पे समय दिया गया है जो कि बढ़ रहा है, यहाँ से वाई अक्ष पे जो है वो टेम्परेचर है। और जो इस हमारे पास मान लिया भाप थी, ठीक है, भाप से हम स्टार्ट करते हैं और इसका जो टेम्परेचर था वो लगभग मान लिया 140। क्लियर। ठीक है। हमने क्या किया, भाप था तो उसको हमने धीरे धीरे ठंडा करना स्टार्ट किया। जब इसको ठंडा करते जाएंगे तो ये क्या होगा कि 130, 120, 110, 100 इस प्रकार धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि समय के आधार पे जैसे समय बढ़ता गया टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और जब टेम्परेचर आ जाएगा हमारा किस पर, 100 पे आ जाएगा। ठीक है ना। जब 100 पे आ जाएगा तब क्या होगा कि अब इसको और जब समय बढ़ाएंगे तो जब उष्मा देंगे, मतलब उष्मा नहीं देते ठंडा करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि अब यहाँ से टेम्परेचर गिरना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से होता ये है कि जब तक पूरी भाप द्रव में नहीं बदल जाएगी तब तक टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। सीधा समझाएंगे, अवस्था परिवर्तन के समय टेम्परेचर जो होता है वो डाउन नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा
ये जब 100 हो गया तो 100 के दौर हमने इसको ठंडा किया तो सिर्फ क्या होगा, अवस्था परिवर्तित होगी और यहाँ से क्या होगा कि टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, जब टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तब क्या होगा, 100 हो गया, फिर इसका दौर हम इसको ठंडा करते हैं तो फिर घटना शुरू हो जाएगा, 90, 80, 70, 100, 50, 30, 20 इस प्रकार होता चला जाएगा। तो ये एक समय बाद क्या हो जाएगा, जब तक जीरो नहीं हो जाएगा, कितना नहीं हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा तब तक ये लगातार घटता चला जाएगा। और जैसे ही जीरो हुआ, अब इसको और ठंडा करते हैं, तब क्या होगा, अब ये जीरो से नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, जो द्रव था वो ठोस में बदलना स्टार्ट हो गया होगा। और तब तक हम इसको ठंडा करते रहें तो ये टेम्परेचर इसका डाउन नहीं होगा जब तक सारा द्रव ठोस में परिवर्तित नहीं हो जाता। ठीक है ना? तो जब नहीं हो जाएगा तो इसको हमने क्या किया, ऐसे आ जाएगा। जब पूरी अब यहाँ से क्या हुई, बर्फ बन चुकी है, अब जब बर्फ बन चुकी है तब इसको और ठंडा करेंगे तो इस समय के साथ साथ ऐसे और। क्लियर? तो हम देख रहे हैं इसका जो ग्राफ आ रहा है, शीतलन वक्र आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, असतत आ रहा है, मतलब कंटिन्यू नहीं है, असतत आ रहा है। क्लियर? और इसके बाद जबकि जो अकृषित ठोस होते हैं उसमें उसका जो शीतलन वक्र होता है वो कैसा होता है, वो सतत होता है। यहाँ से बात क्लियर हो जा रही है ना? चलिए यहाँ से उल्टा करके एग्जाम्पल भी ले सकते थे, हमारे पास बर्फ हो सकती थी और उसका टेम्परेचर जो था वो माइनस का रख सकते थे, तो इसको गर्म करते हैं तो भाप बनाने के लिए हो जाता है ना। इसलिए एक पॉइंट और याद आ रहा है, उसको समझ जाएंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो आभासी होते हैं। क्लियर? चलिए तो सभी बच्चे यहाँ से समझते जाएंगे। और एक बार फिर से बताया जा रहा है कि जिन बच्चों को नोट्स की आवश्यकता पड़ती है तो वो नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, आज पहला दिन था, स्टार्ट किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कल जो है इसके आगे वीडियो आपको मिलेगा और सभी बच्चे लगातार देखते रहें और मैं उम्मीद करूंगा कि लगातार सब बच्चे देखेंगे और सिलेबस जो है आपका 0 लेवल से स्टार्ट मैंने फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल पॉइंट स्टार्ट से, है ना। इसलिए सभी बच्चे अभी से जुड़ जाएं और जो भी समस्या आ रही हो तो उसको जो है हमें इसी पर कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। ठीक है, या पर्सनली बता सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप समझ लीजिएगा, 9651 आप हमको इस पर डायरेक्ट संपर्क करके बता सकते हैं, नोट्स लेने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना? और मैं सभी बच्चों से ये भी कहना चाहूंगा कि देख रहे हैं लगातार स्थिति जो है बढ़ती चली जा रही है, कोविड-19 है ना, के जो संपर्क में आ रहे हैं, जिनको कोरोना हो रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज्यादातर बच्चे घर पे रहें और बाहर ना निकले। ठीक है, जब तक कोई बहुत ही जरूरी काम हो तो बाहर निकले और उसके लिए भी जो है हमें मास्क लगाने की आवश्यकता है, मास्क बिल्कुल लगा के रखें और बहुत सुरक्षित रहें। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं।